हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृष्णचंद्र का जो ड्रामा है दरवाज़े खोल दो उसका मुतालिया करेंगे। देखो, कृष्णचंद्र का ड्रामा दरवाज़े खोल दो हमारे निसाब में शामिल है बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो इसके इम्तिहानात अभी हो रहे हैं और ये वाला पेपर जो है सेकंड पेपर वो अब होने वाला है, जिसमें ड्रामा दरवाज़े खोल दो आपके निसाब में शामिल है। तो आज हम इसके मुतालिक पढ़ रहे हैं। देखो, ड्रामा जो है वो सबसे पहले तो हम जब भी कोई तख्लीक, अदबी तख्लीक का मुतालिया करते हैं तो हमें उसका मुसन्निफ़ या उसके अदीब से मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। तो इसके ड्रामा निगार कौन हैं? इसके ड्रामा निगार हैं कृष्णचंद्र। उनकी पैदाइश हुई थी 23 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर भरतपुर राजस्थान के अंदर हुई थी। ठीक है, शिनाख्त उनकी क्या है, यानी हम उनकी आइडेंटिटी क्या है, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो कई हैसियतें हैं उनकी। देखो वो क्या है, मकबूल तरक्की पसंद अफसाना निगार थे, नावल निगार भी थे यानी अफसाने लिखे हैं उन्होंने, नावल लिखे हैं। ड्रामा निगार थे यानी ड्रामे लिखे हैं उन्होंने। इंशाइया निगार थे, इंशाइये लिखे हैं। और रिपोर्टाज निगार थे। रिपोर्टाज एक जदीद सिनफ नसर की जो तरक्की पसंद तहरीक के दौरान काफ़ी मकबूल हुई, उसी दौरान लिखी गई। तो ये रिपोर्टाज भी उन्होंने 2 रिपोर्टाज लिखे हैं, पौधे और जब सुबह होती है। ठीक है, तो ये कृष्णचंद्र हैं। अच्छा, ड्रामा जो है वो आप जानते हैं ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा जो है वो अफसानवी अदब की एक सिनफ है और इसके अंदर क्या है कि ये लफ्ज़ जो है वो ड्राव से बना है, यानी ड्राव का मतलब होता है अमल या एक्शन। तो चूँकि इसके अंदर कहानी जो है वो कैसे पेश की जाती है, अमली तौर पर पेश की जाती है, यानी किरदार जो है वो अपने अमल के ज़रिए कहानी को या क़िस्से को पेश करते हैं। हम दूसरी असनाफ़ जो होती हैं इसकी अफसानवी अदब की जो दूसरी असनाफ़ हैं, चाहे वो अफसाना है, नावल है या दास्तान है, उनमें तो कहानी क्या है बयानिया तौर पर होती है, यानी बयान की जाती है और हम उसे पढ़ते हैं। लेकिन ड्रामे के अंदर क्या हुआ, अमल के तौर पर किस्से को पेश किया जाता है और किरदार जो है वो अपने मुकालमे के ज़रिए और अपने हरकत के ज़रिए वो उसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अमल के ज़रिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम ड्रामा दरवाज़े खोल दो जो है उसका किस्सा और प्लाट पढ़ेंगे। देखो, ड्रामा दरवाज़े खोल दो जो है वो कृष्णचंद्र का एक सबक आमूज़ ड्रामा है। सबक आमूज़ का मतलब ये है कि जिससे हमें कोई सबक मिलता है, वो एक मैसेज देता है हमें। कृष्णचंद्र चूँकि अभी हमने आपको बताया कि उर्दू के मकबूल तरक्की पसंद अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, नावल निगार और इंशाइया निगार हैं। तो चूँकि तरक्की पसंद थे इसलिए तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने की वजह से क्या है कि वो आला इंसानी कदरों की हिमायत करते हैं। जितने भी तरक्की पसंद अदीब हैं वो अदीब तो वैसे भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है अदब से, इंसान और इंसानी कदरों से मुतालिक, तो लेकिन तरक्की पसंदी जो है, तरक्की पसंद तहरीक जो है उसके तहत माशरे में जहाँ कहीं भी जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई उसके ख़िलाफ़ इस तहरीक के अंदर तहरीक की जो तहरीरें थीं, मुसन्निफ़ीन थे, उन लोगों ने अपनी तहरीरों के अंदर ज़बरदस्त एहतजाज किया था। तो कृष्णचंद्र भी चूँकि तरक्की पसंद थे इसलिए दकियानूसियत के ख़िलाफ़ या मजहबी नफ़रत के ख़िलाफ़, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो उनका ड्रामा जो है दरवाज़े खोल दो मजहबी नफ़रत, फ़िरका परस्ती, तासुब और छुआछूत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। हम ये इसका किस्सा और प्लाट देखने की कोशिश करते हैं। कृष्णचंद्र की जो अदबी तख्लीक़ात हैं उनका आगाज़ हुआ था 1936 ईस्वी में, लेकिन ये जो दरवाज़े खोल दो है ये आज़ादी के बाद लिखा गया। आज़ादी के बाद जब ये मुंबई के अंदर क़याम पज़ीर थे तब ये लिखा गया था। ड्रामे जो है हम चूँकि इसका किस्सा और प्लाट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ड्रामे का जो बुनियाद है या इसका जो बुनियादी ख़याल है या इसका जो मरकज़ी ख़याल है वो ये है कि समाज और मुल्क तभी तरक्की कर सकते हैं जब उसमें रहने वाले इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों या किसी फ़िरक़े के हों या ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों, सब आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आएँ। तो ये जो ख़याल है ये मरकज़ी ख़याल जो है वो ड्रामा दरवाज़े खोल दो की बुनियाद है। क्योंकि उनका नुक्ता नज़र ये है इस ड्रामे के अंदर कि जब तक इंसान इस एक मुल्क में रहने वाला या एक समाज में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो ना तो मुल्क तरक्की कर सकेगा ना समाज में अमन कायम होगा। तो यही है, ये जो है कृष्णचंद्र ने इस मकसद को लेकर के
कमल कुंज एक बिल्डिंग है, उसके मालिक पंडित रामदयाल और उनके बेटे कमलकांत के इर्द गिर्द एक कहानी का प्लाट तैयार किया। यानी मकसद यही है उन्हें ये समझाना, मैसेज हमारा यही है इस ड्रामे का कि मिलजुल के रहो, कौमी यकजहती और इत्तेहाद, भाईचारा, ये जो है ये इसका मैसेज है। आप जानते हैं कि प्लाट क्या होता है? प्लाट जो होता है वो वाक़यात की मंतकी तरतीब का नाम होता है। किस्सा जो है और प्लाट ये अफसानवी अदब का, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो, अफसाना हो, ड्रामा हो, सबके अंदर पाया जाता है। और प्लाट जो होता है वो किस्से के अंदर जितने भी वाक़यात आते हैं सामने, उन वाक़यात की मंतकी तरतीब का नाम प्लाट होता है। यानी किस्से के अंदर जो भी पेश आ रहे हैं वाक़यात, उनको इस तरह तरतीब दिया जाए कि वो सिलसिलेवार एक मकसद की जानिब आगे बढ़े, यानी एक मकसद की तरफ किस्सा जो है वो आगे बढ़े और सिलसिलेवार हों वो वाक़यात, तो ये प्लाट होता है। मुख्तसर तौर पे अगर हम देखते हैं ड्रामे का किस्सा तो क्या है, उसके अंदर दिल्ली के अंदर देखो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका नाम है कमल कुंज। तो कमल कुंज के जो मालिक हैं पंडित रामदयाल, उनका पेशा क्या था? उनका पेशा था फ्लैट बनाकर किराए पर उठाना। तो बहुत से लोग होते हैं ना मकान बना करके किराए पर उठाए थे, तो वो भी अपने मकान बना करके किराए पर उठाते थे। उनके 20 फ्लैट जो थे वो तो उठ चुके थे, मतलब वो किराए पे चढ़े हुए थे, और जो 9 फ्लैट रह गए थे अभी बाकी, जिनका इश्तिहार वो देते हैं और उसमें कुछ शर्तें लगा देते हैं कि महीने का किराया ये होगा। वो क्या बताते हैं? वो 300 रुपये बताते हैं महीने का किराया हमारे मकान का, और 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा आपको। और एक शर्त ये भी है कि किराएदार को हमसे फ़र्नीचर ख़रीदना होगा जिसके 4000 रुपये देने। अब देखो इसमें फ़र्नीचर वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि फ़र्नीचर के अंदर हर कमरे के अंदर एक खिड़की, एक दरवाज़ा और एक स्टूल होगा। कितनी हैरत अंगेज़ बात है, मतलब जो दरवाज़ा और खिड़की जो है वो कमरे के अंदर ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन ये जो मकान मालिक है यानी पंडित रामदयाल, वो कहता है कि ये कमरे के अंदर खिड़की, दरवाज़ा और हर कमरे के अंदर एक खिड़की, एक दरवाज़ा और एक स्टूल आपको हमसे ख़रीदना है, और इसके 4000 रुपये आपको अलग से देने होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कृष्णचंद्र जो हैं यहाँ पर मकान मालिकों की जो वो होती है ना पस्त दर्जे की प्रोफेशनलिज्म जो होता है उनका, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लूट खसोट करना चाहते हैं, किराएदारों को ज़्यादा से ज़्यादा किराएदारों से लूटना चाहते हैं, तो इस टेंडेंसी पर वो कृष्णचंद्र यहाँ पर गहरा तंज करते हैं। पंडित रामदयाल जो हैं वो एक कट्टर सनातनी हिंदू हैं। होते हैं ना बहुत से लोग कट्टर होते हैं, सनातनी हिंदू हैं वो, और अपने फ्लैट का जो किराया देते हैं ना वो किराए पर, तो उसमें कुछ और भी शर्तें लगाते हैं। ये तो शर्तें थीं जो भी हमने आपको बताई, इसके अलावा वो कुछ शर्तें और लगाते हैं। वो चाहते हैं कि किराएदार जो है वो उसके खाने पीने के अंदर गोश्त या मछली या अंडा और शराब वगैरह नहीं हो, यानी वो नॉनवेज नहीं खाता हो। और जो वो कहते हैं कि हम किसी भी मुसलमान को किराए पर मकान नहीं देंगे। हालांकि एक मुसलमान वहाँ पे किराए के लिए लेने के लिए आते हैं, वो कैंसर के साइंसदान थे, करीमुल्ला, असली नाम तो करीमुल्ला था, लेकिन चूंकि उनको उनको मकान कोई दे नहीं रहा था मुसलमान होने की वजह से, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम कृपाराम भारद्वाज रखकर हिंदू बनकर मकान लेने के लिए आते हैं। असल में क्या हुआ था कि वो जो थे इससे पहले कनाडा के अंदर कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे। तो हमारे जो अव्वलीन वज़ीर आला हैं जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि जो भी हिंदुस्तानी आलिम, डॉक्टर, साइंसदान और इंजीनियर मुल्क से बाहर हैं ना और वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने वतन लौट आएँ और मुल्क की तरक्की के अंदर हाथ बटाएं। तो उनकी इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए करीमुल्ला जो हैं वो भारत आते हैं। लेकिन पंडित रामदयाल जैसे कट्टर फ़िरका परस्त लोगों की वजह से क्या है, उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिलता, वो देते नहीं हैं उनको, उल्टी सीधी बातें करते हैं तासुब की। तो इस वजह से करीमुल्ला को मकान नहीं मिलता है। हालांकि वो कृपाराम बन कर के आते हैं, लेकिन वो उनकी बच्ची जो है वो अचानक उन्हें अब्बू पुकार लेती है, तो वो उनका राज खुल जाता है और इस तरह वो सामने आ जाते हैं। तो पंडित रामदयाल उन्हें वापस कर देता है। अब पंडित रामदयाल जो है वो जो थे ना, वो हिंदुस्तानी समाज के ऐसे अफराद की नुमाइंदगी करता है। पंडित रामदयाल का जो किरदार है वो कैसा है, जिसमें मज़हब, ज़ात पात और फ़िरके को लेकर के वो दूसरे जो मज़हब के लोग हैं, दूसरे फ़िरके के या दूसरे ज़ात के इंसान हैं, उन लोगों से वो नफ़रत करता है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपने मज़हब और अपनी तहज़ीब को ही सब कुछ मानते हैं। आजकल तो माहौल भी ऐसा ही हो रहा है। तो वो जो है वो भी पंडित रामदयाल भी ऐसा ही है कि वो अपने मज़हब को, अपनी तहज़ीब को सब कुछ मानता है और दूसरे लोगों से वो नफ़रत करता है। सनातनी हिंदुओं के अलावा वो सबसे तासुब रखता है। करीमुल्ला को तो वो मुसलमान होने की वजह से नहीं देता किराए पर मकान, जबकि वो क्या है कि आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंसदान हैं,
लेकिन पंडित रामदयाल को इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो पढ़े लिखे हैं या वो अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ ये देखता है कि वो मुसलमान है तो मैं नहीं दूंगा। और इसके अलावा वो क्या करता है, कोई एक हिंदू पठान आता है उसको भी नहीं देता कि वो हिंदू पठान है, या कश्मीरी, बंगाली, मद्रासी, मलयाली, पंजाबी, क्रिश्चियन, सबको, किसी को भी वो मकान किराए पे देने के लिए तैयार नहीं। उसकी अपने बेटे से बहस होती है इस बात पे, क्योंकि वो सब लोग गोश्त, मछली और अंडा खाते हैं। तो इसलिए पंडित रामदयाल जो है वो अपनी बिल्डिंग के अंदर, हालांकि उसकी बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि बिजली, पानी, फर्श और बढ़ई का काम जो होता है, या टाइपिस्ट का काम, अगर सारे कामों के लिए वो मुख्तलिफ मज़हब के लोग और फ़िरक़े के लोगों से काम तो ले लेता है, सब उसके यहाँ काम करते हैं, लेकिन क्या है, किराए पर नहीं देता उन लोगों को, वो अपने उनसे तासुब रखता है। किस्से के अंदर जो है कृष्णचंद्र ने बहुत से मकामात ऐसे आए हैं जिसमें तंग जहनीत वाले ऐसे अफराद होते हैं, उन पर गहरा तंज किया है। एक मौके पर क्या होता है कि एक मद्रासी सेठ वेल्लू जो है वो अपने मद्रासी दलाल के साथ मकान किराए पर लेने के लिए आता है, और पंडित रामदयाल जो है उसी की तरह जैसे पंडित रामदयाल लोगों से पूछताछ करता था ना, तुम क्या खाते हो, तुम कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जब वो किराए पे लेने आते थे, तो वो जो वेल्लू था वो भी उस पंडित रामदयाल से इसी तरह के क्वेश्चन करता है और उसकी जांच पड़ताल करता है, जैसे वो किराए पर मकान लेने वालों के लिए कर रहा था। वेल्लू जो है वो पूरी तफ्तीश करता है कि मकान मालिक अंडा तो नहीं खाता, मांस मछली तो नहीं खाता, हिंदू ही है ना, किसी और मज़हब का तो नहीं है। अब पंडित रामदयाल जो है उस मद्रासी सेठ से बड़ा मुतासिर होता है कि वो तो हिंदू है और है ना, वो उसे मकान देने के लिए लग जाता है। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि जो उसके यहाँ भी एक रंग रोगन करने वाला एक लेबर था, मानकुट्टी नाम था, पंडित रामदयाल के यहाँ एक मानकुट्टी नाम का जो लेबर था वो काम कर रहा था। तो वो उसकी तरह वेल्लू जो है एक चमार था, मतलब मानकुट्टी चमार था, तो अचानक दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो वो उसकी वेल्लू का जो है ये राज खुल जाता है कि वो तो चमार है जात का, यानी दलित है। तो अब पंडित रामदयाल उसे कैसे दे सकता है मकान, क्योंकि वो तो आला तबके का हिंदू था, वो दलित को और चमार को मकान कैसे दे देता। तो वो उससे भी वो हो जाता है कि उसको भी नहीं दूंगा मैं। हालांकि कमलकांत जो था वो उसका बेटा, ये पंडित रामदयाल का बेटा था, और नई तहजीब का, नई रोशनी का लंबरदार था, नौजवान था, पढ़ा लिखा था। तो वो अपने बाप को समझाता है कि ऐसे पिताजी जो है, ऐसे हालात अब नहीं हैं, अब हालात बदल गए हैं, अब इस तरह की तंग नज़री जो है वो अच्छी नहीं है, और आप इस तरह करेंगे तो फिर कोई भी मकान हमारा किराए पे नहीं चढ़ सकता है। इस तरह से क्या होगा कि उसका बेटा बहुत समझाता है उसको कि इस तरह हम करेंगे तो हमारा मकान ही नहीं उठ सकेगा, लेकिन वो मानता नहीं है। अब उसे किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता, उसे तो लगता है कि मेरी प्राचीन संस्कृति को मानने वाला ना वही सनातनी हिंदू ही है, उसी को मकान दूंगा जिसके यहाँ कोई दुराचार नहीं होगा। हालांकि सबसे बड़ा दुराचार तो वही कर रहा था, दुराचार का मतलब कोई गलत काम। तो दुराचार क्या कर रहा था, वो ये कर रहा था ना कि वो लूट खसोट कर रहा था किराएदारों से, ज़बरदस्ती उनसे एक तो 3 महीने का एडवांस ले रहा, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा था कि मकान कमरे का जो खिड़की, दरवाज़ा और है ना, उस तक के पैसे वसूल डाल रहा था कि खिड़की के, दरवाजे के, और एक स्टूल दूंगा तुम्हें और उसके मुझे 4000 रुपये दो। तो ये जो वो दुराचार कर रहा था वो अपना तो देखता नहीं है। फिर क्या होता है किस्से के अंदर, उस वक्त ट्विस्ट आता है जब एक ईसाई डॉक्टर जो है वो ईसाई होने की वजह से उससे बहस होती है और ये उसे किराए पर नहीं देता मकान। तो पंडित रामदयाल को क्या है, बहसा बहसी के अंदर अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ जाता है, और है ना, दिल का दौरा वो जब ये ईसाई से इससे बहस कर रहा था वो, तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और ये जो है बेहोश हो जाता है वो। तब वहाँ पर उसका बेटा जो है कमलकांत, वो उसे समझाता है ईसाई को कि आप मेरे पापा की मदद कर दीजिए, उनका इलाज कर दीजिए। तो वो ईसाई डॉक्टर जब उसे ज़िंदगी बचाता है, और तब है ना वो क्या होता है कि उस आदमी की ज़िंदगी बचाता है जो मज़हबी नफ़रत की वजह से उसको घर से बाहर निकाल रहा था, उस ईसाई को। तो ईसाई डॉक्टर ने उसकी जान बचाई। तो उसे फिर पंडित रामदयाल को अकल आती है कि अब तक तो वो जिस नफ़रत के गड्ढे में गिरा हुआ था, तो उससे अब वो बाहर निकलता है, और उसकी बिल्डिंग बनाने में उसे एहसास होता है कि मद्रासी, बंगाली, ईसाई, पंजाबी, मुसलमान सभी बराबर के शरीक हैं, तो फिर वो उनसे नफ़रत क्यों कर रहा है।
यहाँ पंडित रामदयाल की जो बिल्डिंग है ना, देखो एक हमें ये एहसास होना चाहिए कि जो ये पंडित रामदयाल की बिल्डिंग को कृष्णचंद्र ने बताया ना कि किस तरह उसके मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उस बिल्डिंग को बनाते हैं, तो सही तौर पे देखा जाए तो हमें महसूस होता है कि ये बिल्डिंग जो है कमल कुंज, वो हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क, हमारे वतन की अलामत बन के उभरती है। क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क को मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने, मुख्तलिफ ज़ात, मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोगों ने मिल कर के बनाया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना लहू उसके अंदर लगा दिया है, तभी तो ये मुल्क बना है, तभी तो ये तरक्की कर रहा है। लेकिन जिस तरह मुल्क बना है उसी तरह ये कमल कुंज बिल्डिंग है। तो एक तरीके से कमल कुंज जो बिल्डिंग है वो हिंदुस्तान की, हमारे वतन की अलामत बन के उभरती है। और हमें ये एहसास होता है कि पंडित रामदयाल को जो है वो उसको ये समझ नहीं थी कि भाई हम सब मिल कर के, जब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मिल कर के जब इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को सही कर रहे हैं, तो फिर उनको रहने के लिए वो मकान क्यों नहीं दे रहा। अब जब उसे अकल अब आती है, जब वही ईसाई जिसको वो नफ़रत कर रहा था, जिसको भगा रहा था, वो ईसाई होने की वजह से वही उसका इलाज करता है, तो वो होश आने पर अपने बेटे से कहता है कि मेरी बिल्डिंग के दरवाज़े सबके लिए खोल दो अब, क्योंकि यहाँ बंगाली, मद्रासी, राजस्थानी और मलयाली और पंजाबी वगैरह और मुसलमान और ईसाई सब ने मिलकर मेरी बिल्डिंग को बनाया है। अगर वो इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा दुनिया में बुलंद रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो कृष्णचंद्र जो हैं वो कमल कुंज के ज़रिए हम लोगों को ये मैसेज देते हैं, हम लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि हम सब जो मुख्तलिफ़ मज़हब के जो लोग हैं, ये मुल्क जो है उन सब का गहवारा है, उन सब के लिए, उन सब का वतन है, और हम सब को मिलजुल करके रहना चाहिए। इसी तरह ये एक सबक आमूज़ तंज़िया ड्रामा है जो हमारे आज के माहौल और आज के हालात से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और हमें ये दर्स देता है कि देखो मुल्क में सभी मज़हब के लोग हैं, और हम सब ने इसे बनाने के अंदर, उसे तरक्की देने में कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं और दलित भी हैं, और सभी मज़हब के लोग जो हैं उन्होंने इस मुल्क को बनाया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें सबको मिलजुल कर के साथ रहना है, हमें अपना परचम बुलंद करना है। सब मिलजुल करके अगर रहेंगे तो ये तरक्की करेगा, मोहब्बत से रहेंगे तो, वरना बर्बादी इसका मुकद्दर बन जाएगी। तो ड्रामे का प्लाट जो है वो कसा हुआ है, और तमाम वाक़यात जो हैं वो इस तरह आपस में गुंथे हुए हैं कि हमारी दिलचस्पी कहीं भी कम नहीं होती। यानी शुरू से आखिर तक जब भी हम पूरा ड्रामा पढ़ते हैं तो हमारी दिलचस्पी उसमें कायम रहती है। ये इसकी प्लाट की खूबी है। और इसकी प्लाट की खूबी भी एक और भी ये है कि ड्रामे में आखिर तक सस्पेंस बाकी रहता है, यानी अब क्या होने वाला है। जिस तरह वो मुख्तलिफ़ लोगों से, किराएदारों से वो बहस करता रहता है, तो हमारे अंदर ये दिलचस्पी रहती है कि देखो अंजाम इस ड्रामे का क्या होगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि फ़नी लिहाज से जो ड्रामा दरवाज़े खोल दो है वो बहुत कामयाब है, और हमारे आज के माहौल के अंदर ये हमें शिद्दत से अपील करता है, ये एहसास दिलाता है कि नफ़रत, तासुब और तंग-नज़री की मुखालफत करके मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, और सबको मिलजुल करके इस मुल्क के अंदर रहना चाहिए। यही आज के दौर की ज़रूरत है। तो यही ये ड्रामा हमें सिखाता है, इसलिए ये ड्रामा बहुत अहमियत रखता है और हमारे निसाब के अंदर शामिल है, और कृष्णचंद्र का बेहद कामयाब ड्रामा है। उम्मीद है आप लोगों को इसका किस्सा और प्लाट जो है वो समझ में आ गया होगा, और एक तरीके से देखा जाए तो हमने इस वक्त कृष्णचंद्र के नुक्ता नज़र से भी बहस की है। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम कुछ और मौजू पर बात करेंगे। थैंक यू।